हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपका जो 10th क्लास का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर इन जनरल बात करें तो बच्चों जो आपकी केमिस्ट्री है उसे हम 3 ब्रांचेस के अंदर स्टडी करते हैं, राइट। सबसे पहली जो ब्रांच है वो है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद जो है वो है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो थर्ड है ब्रांच वो है बच्चों आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो बच्चों आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री है उसके अंदर हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं, राइट। वी स्टडी हाउ केमिकल रिएक्शंस अगर्स। इसके अंदर बच्चों आपका आ जाता है कि कोई किसी केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ठीक है, और टेम्परेचर क्या चाहिए, या आपका प्रेशर क्या होना चाहिए, ठीक है, और कैटलिस्ट कैसे कैसे होने चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शंस को जल्दी करवाने के लिए, ठीक है। दूसरी जो आपकी ब्रांच है वो है बच्चों आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में, और आपके पीरियोडिक टेबल में तकरीबन जो है वो 120 एलिमेंट्स जो है अभी करंटली अवेलेबल हैं, ठीक है, जो अभी डिस्कवर हो गए हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन को छोड़ के आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप पोटाशियम की स्टडी करेंगे या सोडियम की स्टडी करेंगे या फॉस्फोरस की स्टडी करेंगे या हेलोजन्स की स्टडी करेंगे। हेलोजन्स आपके जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी को कार्बन को छोड़ के, ऑब्वियसली कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आप लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है बच्चों। और जो आपकी लास्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप जो एलिमेंट बचा ऑब्वियसली कार्बन, उसकी स्टडी करते हो, राइट। व्हाट डू यू स्टडी? वी स्टडी अबाउट स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और यही जो है आपका चैप्टर का नाम भी है। तो बच्चों सबसे पहले जो सवाल आपके मन में आना चाहिए वो ये है कि वाई डू वी नीड, हमें सेपरेट ब्रांच क्यों चाहिए, ठीक है। वाई डू वी नीड ए सेपरेट ब्रांच, कि सिर्फ कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए हमें एक सेपरेट ब्रांच की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि कार्बन जो है आपका बच्चों वो क्या करता है कि इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें इनको सेपरेटली ही स्टडी करना पड़ता है। तो द आंसर इज कार्बन फॉर्म्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। अब अल्टीमेटली एक और क्वेश्चन जो है वो दिमाग में आ जाता है कि वो फिर से वाई, कि ऐसा क्यों है कि कार्बन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना क्यों रहा है। तो बच्चों ऐसा है कि कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स बनाने में वो बना पाता है, ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो उनमें से सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि जो कार्बन है वो है टेट्रावेलेंट। तो टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से कार्बन जो है बहुत सारे बॉन्ड बनाने में, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में जो है कैपेबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वैलेंसी इसकी 4 है। वैलेंसी जो है वो है कितनी? 4। इट मीन्स इट फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड जो है दूसरे एलिमेंट्स के साथ बना लेता है ये, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करने में कैपेबल हो जाता है। दूसरा जो बच्चों इसका रीज़न है वो है कैटिनेशन।
कैटिनेशन क्या है बच्चों? सेल्फ लिंकेज। इसका क्या मतलब है कि जो आपका कार्बन है वो अपने ही दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने में जो है वो काबिलियत रखता है, ठीक है। सो इट इज़ कैपेबल, कार्बन एटम्स आर कैपेबल टू फॉर्म बॉन्ड्स विद ईच अदर। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो बनाया है, मैंने बाकी 3 बॉन्ड शो नहीं किए, वो बनाएगा अल्टीमेटली। अभी इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। तो आप जितने चाहो उतने चेन में कार्बन लगा सकते हो। जैसे इस चेन में मैंने 3 कार्बन लगाए हैं, आप चाहो 4 की चेन बना सकते हो, 5 की चेन बना सकते हो। तो ये अलाउ करता है कार्बन को बहुत सारे कंपाउंड्स में वेरिएशंस जो लाने में, ठीक है बच्चों। तीसरा जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो अलाउ करता है कार्बन को बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में, और वो है बच्चों आपकी आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। आइसोमेरिज्म क्या है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी, इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच different compounds with same chemical formula can have different physical and chemical properties, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है वो ऐसे कंपाउंड्स बनाता है जिनके केमिकल फॉर्मूलेस जो हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इवन जो हैं वो डिफरेंट होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे हमारे पास मान लो कि एक चेन है कार्बन की जिसके अंदर 4 अपने पास कार्बन के एटम्स हैं, राइट। तो ये इसने 4 कार्बन के बॉन्ड मैंने शो कर दिए। तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया और बाकी 3 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बनाए, ठीक है। तो इसके 2 बॉन्ड हैं, तो यहाँ पे मैं 2 हाइड्रोजन और लगा देता हूँ, तो इसके भी 4 हो गए। इसके भी 2 बॉन्ड ही मैंने ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन जो मैं बॉन्ड बना देता हूँ। इस कार्बन ने अभी एक ही बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे मैं 3 हाइड्रोजन्स शो कर देता हूँ। तो सारे के सारे कार्बन बच्चों आपकी 4 वैलेंसी शो कर रहे हैं। इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो कार्बन आपके 4 हैं और हाइड्रोजन जो बच्चों वो हैं 10, ठीक है। इसका नाम क्या है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देके आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। दूसरा बच्चों अगर एक और कंपाउंड मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास रिंग में चेन में 3 कार्बन है और एक कार्बन ऐसे लगा है इसके साथ, ठीक है। तो इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो इसके साथ 3 मैं हाइड्रोजन शो कर देता हूँ। इस कार्बन ने आपके 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो एक हाइड्रोजन लग गया। मैक्सिमम जो बच्चों बॉन्ड है वो बॉन्ड्स हैं वो 4 ही बनाएगा कार्बन। इस कार्बन के एक ही बॉन्ड बनाया अभी इस कार्बन ने, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा 3 हाइड्रोजन शो कर दूँगा। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन ने भी एक ही बॉन्ड बनाया है, तो मैं यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन शो कर दूँगा, ठीक है बच्चों। अब अगर आप इसका केमिकल फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ पे आपके 4 कार्बन है, ठीक है। और हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। इसका भी केमिकल फार्मूला C4H10 है और इसका भी केमिकल फार्मूला C4H10 है। दोनों का जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, तो इसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो बच्चों इनको हम बोलते हैं आइसोमर्स, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, आइसोमर्स हैं, दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि बोथ दीज कंपाउंड्स have similar chemical formula
बट प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड इवन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होगी। तो प्रॉपर्टीज़ में जैसे आप बोल दो कि इनका जो है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, आपका मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। इवन जो है इनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो रिएक्शन करेंगे दूसरे एलिमेंट्स के साथ, तो दूसरे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के साथ, तो प्रोडक्ट भी अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। तो ठीक है कि कार्बन, हम लोगों ने पढ़ लिया कि कार्बन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना रहा है, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ऐसा क्यों है कि कार्बन कंपाउंड्स बहुत सारे बना रहा है। लेकिन अभी जो सवाल आपके मन में आना चाहिए कि इतने सारे कंपाउंड बना तो रहा है, तो इम्पोर्टेंस क्या है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो इतने इम्पोर्टेंट कैसे हो जाते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट कार्बन के कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको, आपने प्रोटीन तो सुना ही होगा, ठीक है ना। तो बच्चों जो आपकी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है उनको, उसको प्रोटीन चाहिए। हर लिविंग बीइंग जो है, जो एनिमल्स है इवन, उनको भी प्रोटीन चाहिए टू ग्रो, ठीक है। तो ये भी एक कार्बन का कंपाउंड है। फिर आप खाना खाते हो, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, वो भी एक कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। आप जो ग्लूकोज आपने सुना होगा, ठीक है, वो भी एक केमिकल कंपाउंड जो है वो कार्बन का ही है। उसके अलावा जो है आपने यूरिया सुना होगा, जिसे हम एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है ना, खेतों में डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि ग्रोथ जो है प्लांट की वो अच्छी होती है। तो ये भी एक कार्बन का ही कंपाउंड है। उसके अलावा बच्चों हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। एंजाइम्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो सिक्रीट होते हैं और वो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, वो भी केमिकल कंपाउंड्स जो है कार्बन के ही हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे आपने क्लोरोफॉर्म सुना होगा। क्लोरोफॉर्म जो है बच्चों वो एज ए एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं मेडिसिन, जैसे ऑपरेशन होता है तो एज ए एनेस्थीसिया जो सुन करने के लिए यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, तो वो क्लोरोफॉर्म है आपकी, ठीक है बच्चों। तो ये है बच्चों आपकी इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, ये तो मैंने कुछ ही बताए हैं, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है बच्चों, हम लोग बात करेंगे अभी कार्बन के बारे में, सम डिटेल्स अबाउट कार्बन। कार्बन के बारे में कुछ डिटेल्स जो हम लोग अभी चेक करेंगे। तो सिंबल तो आप सबको पता ही होगा, कार्बन का सिंबल जो हम यूज़ करते हैं वो है C, और आपको एटॉमिक नंबर भी पता होगा। एटॉमिक नंबर जो है वो है आपका कार्बन का 6, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, और इसके अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं, 6 ही हैं, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। और अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो वो भी 6 ही हैं। तो आपको पता होगा कि प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और इसके अंदर नंबर ऑफ जो है न्यूट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के अंदर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस के अंदर वो भी 6 हैं। तो आपका जो मास नंबर हो जाता है फिर वो कितना हो जाता है, 12। मास नंबर आपको पता है ना कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके हम लोग मास नंबर लिखते हैं। तो इसकी यूनिट जो होती है वो क्या है कि AMU, ठीक है ना। AMU आपको बच्चों बता दूं कि AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू होती है वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होती है, ठीक है ना। मास ऑफ प्रोटॉन जो है नियर अबाउट 1.6 × 10⁻⁻27 kg के अराउंड होती है इसकी वैल्यू। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए हम kg में रिप्रेजेंट इसको नहीं करते हैं। एक और यूनिट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है U।
तो जो आपका U है वो उसका मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है ना, यूनिफाइड मास। तो ये दोनों सेम ही वैल्यूज़ हैं जो हम लोग मास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद बच्चों क्या है कि एक आइसोटोप जो है वो पाया जाता है, इसका आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। इसके अलावा जो है एक और कार्बन जो आइसोटोप है वो पाया जाता है नेचर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आइसोटोप होता क्या है। बच्चों आइसोटोप जो है वो क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स with same atomic number but different mass number, ठीक है। नेचर के अंदर क्या है कि कार्बन के दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं। एक के बारे में तो हमने बात कर ली है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, वैसे तो दूसरे का भी 6 ही है। दूसरे का जो मास नंबर है पहले का जो मास नंबर है वो है 12, ठीक है। और दूसरा जो है आपका उसका मास जो है, मास नंबर जो है वो है बच्चों, जैसे हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं, तो वो है बच्चों आपका 14 AMU, ठीक है। 14 AMU है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इसके अंदर भी कितने हैं, 6 ही हैं। लेकिन जो आपके न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 ही हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर वो है 8, ठीक है। जिसकी वजह से जब इन दोनों का प्लस करें, सम करें तो 14 आता है। तो ये जो है आइसोटोप्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो हम लिखते कैसे हैं कि एक तो आपका हो गया C12 और दूसरा आपका होगा C14, ठीक है ना। तो ये दो आइसोटोप्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले मैं न्यूक्लियस ड्रॉ करके बताता हूँ। सपोज करिए कि आपका ये न्यूक्लियस है कार्बन का, इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं। मैं जो दूसरा C14 आइसोटोप है उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। पूरे चैप्टर के अंदर C14 के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो आपका C14 है वो बच्चों वो आपका रेडियो एक्टिव, ठीक है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हम लोग स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं होता है, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग C12 की ही बात करेंगे, ठीक है। हम लोग जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं वो है C12 का। C12 जो कार्बन है आपका उसके अंदर 6 जो है प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। और आपकी जो फर्स्ट ऑर्बिटल है, फर्स्ट वेल जो शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और दूसरी ऑर्बिट के अंदर क्या है कि बचे कितने, 4। दूसरी ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ऐसे करके मैं उनको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जो आपकी फर्स्ट ऑर्बिट है तो n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो n = 1 है ये, ठीक है ना। तो इसका जो है इसको हम k भी बोलते हैं। जो दूसरी आपकी ऑर्बिट है इसको हम n2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका नाम जो है हम कैपिटल L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आपकी जो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करूं इसकी, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बच्चों आपको बता दूं कि क्या है कि हम लोग इसके अंदर क्या लिखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे डिफरेंट शेल्स के अंदर है। तो पहली शेल के अंदर 2 हैं, कोमा दूसरी शेल के अंदर 4 है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग बच्चों बात करेंगे अकरेंस के बारे में कि जो नेचर के अंदर कार्बन जो है वो मिलता किस फॉर्म में है। तो 2 तरीके से हम लोग जो है इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थ क्रस्ट में कितना है। अर्थ क्रस्ट मतलब कि धरती के अंदर, ठीक है ना, अर्थ सरफेस के अंदर जो है वो कितना कार्बन पाया जाता है। तो बच्चों रफली जो है 0.02% कार्बन जो है
वो अर्थ क्रस्ट में मिलता है। तो ये बहुत ही कम वैल्यू है, ठीक है ना, बट स्टिल इतने सारे कंपाउंड्स हैं कि हमें इनको सेपरेटली ही पढ़ना पड़ता है। तो बच्चों आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर ये मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना, दूसरे एलिमेंट्स के साथ ये कंबाइन करके क्या करता है, कार्बोनेट्स जो है बनाता है, ठीक है ना, कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाया जाता है, कार्बोनेट्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल दे दूं कोई तो, जैसे Na2CO3, ये बच्चों आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। जैसे आपका K2CO3, ठीक है, तो ये आपका बच्चों हो गया पोटाशियम कार्बोनेट। ऐसे ही बहुत सारे कार्बोनेट्स जो हैं वो पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। उसके बाद कार्बोनेट्स के अलावा जो है बच्चों आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, जिसको हम बाई कार्बोनेट्स भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इसको हम बाई कार्बोनेट्स भी बोलते हैं। इसकी अगर एग्जांपल दे दूँ तो जैसे अपना आपके पास यही हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, तो आपका KHCO3, ये आपका होगा सोडियम बाई कार्बोनेट, ये आपका हो गया पोटाशियम बाई कार्बोनेट। मैं लिख देता हूँ यहाँ सोडियम बाई कार्बोनेट्स, और ये आपका पोटाशियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। और बहुत सारे कैल्शियम का पाया जाता है, बेरियम का पाया जाता है, तो बहुत सारे मेटल्स के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स आपकी अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो है बच्चों कार्बन कोल की फॉर्म में पाया जाता है, कोयले की फॉर्म में, ठीक है ना, जिसे हम एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपका पेट्रोलियम जो है वो भी क्या है कि कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। तो इन सब फॉर्म्स में जो आपकी अर्थ क्रस्ट के अंदर कार्बन अवेलेबल है, ठीक है बच्चों। इसके बाद एटमॉस्फेयर में भी कुछ कार्बन जो है वो अवेलेबल होता है। जैसे मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है एटमॉस्फेयर के अंदर बच्चों नियर अबाउट 0.03% कार्बन अवेलेबल है आपका, ठीक है जी। और मोस्टली जो है वो मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है ना बच्चों। तो ये कुछ डिटेल्स हो गई कार्बन के बारे में और उसकी अकरेंस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो कार्बन कैसे करता है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा जो भी मैंने अभी तक बताया आपको। आपके आगे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या है कि आप सिर्फ वीडियो को देखिए मत, आप जो है साथ साथ नोट्स भी बनाइए। उससे क्या होगा कि आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बॉन्डिंग इन कार्बन के बारे में।